चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से संवाद कर रहे हैं। ये जो दूसरी लहर है, मार्च के बाद फिर से ये शुरू हुई और आज इस 1.5 महीने में लगभग हम 7,000 नए केसेस ये हमारे यहाँ आ रहे हैं और इस समय प्रदेश में 45,000 से ऊपर भी ऐसे एक्टिव केसेस हो गए हैं, जो पिछली पहली लहर से 1.5 गुना से भी ऊपर हो गया है। अब ये हमारी सावधानी का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम किस प्रकार से सुरक्षित रहें, कैसे अपने आप को बचाव कर सकें। इस काम को लेकर के हमारा हर विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट विभाग है या शहरी निकाय विभाग है, सभी विभाग इसी ओर लगे हैं कि हम कैसे अपने लोगों को इस महामारी से बचा सकें, इसको दूर रख सकें। इसके लिए बहुत से हमने प्रयत्न किए हैं और उन सब प्रयत्नों में एक प्रयत्न कि हमने राज्य स्तरीय एक कोविड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज कर रहे हैं। लगातार सब चीज़ों पर हमारे सारे विभाग मिलकर के नज़र रखेंगे। हर दिन जो भी नई जानकारी आएगी उसके आधार के ऊपर नए कदम जो भी लेने होंगे वो हम लेंगे। हम एक विषय अपने श्रमिक भाइयों से निवेदन करते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि हमारा कोई आर्थिक चक्र ये बंद हो। हमने बहुत से सुझाव आते रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ चलना चाहिए। हमने तय किया है कि नहीं, हमारी सामान्य गतिविधियां वो चलती रहेंगी, सब सावधानियां हम बरतेंगे, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति आने पर फिर से ये जो चक्र उगता है, उद्योग बंद होते हैं। हमारे श्रमिक भाई खास करके जो हर महीने ताज़ा कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, 10-15 हज़ार की सैलरी लेते हैं, अगर काम छूटता है तो एक नया एक दौर एक शुरू हो जाता है उनकी कठिनाई का। हम चाहेंगे कि ये सारा सिस्टम बना रहे ताकि हमारे ऐसे जो मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। जहाँ तक कोरोना के बढ़ने का विषय है, इसमें कुछ चैलेंजेस आए हैं। एक चैलेंज तो यह है कि हमारी गति बहुत तीव्र जो बढ़ रही है, तो उसमें जो आवश्यकता है, अस्पतालों की आवश्यकता, वहाँ बेड्स की आवश्यकता, ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता, इसको पूरा हम ध्यान रखे हुए इसको हम ठीक कर रहे हैं। आज की जहाँ तक स्थिति है, आज हमारे अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है, मास्क की कोई कमी नहीं है, अपना सैनिटाइजर्स की कोई कमी नहीं है, पीपीटी किट्स की कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हमने उपलब्ध करा ली हैं। अगर हर दिन थोड़ा चैलेंज होता है तो ऑक्सीजन की उपलब्धि का होता है। ऑक्सीजन अभी तक जितनी हरियाणा में उत्पादन होता है उससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन उसी को और आगे व्यवस्था को ठीक करते हुए हमने कुछ आपातकाल व्यवस्थाओं की भी चिंता की है। अभी तक जो लिक्विड हमारे पास जो ऑक्सीजन है, पानीपत के प्लांट से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलती है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो प्लांट है, लेकिन उसमें भी आवश्यकता पड़ने पर जो गैस फॉर्म है इसका ऑक्सीजन का, उसकी उपलब्धि भी हम करवाने की सुनिश्चित हमने किया है, जो बड़ी मात्रा में है। लिक्विड से भी 4 गुना ज़्यादा ये हमारी गैस की उपलब्धि होती है। चूँकि गैस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कई बार संभव नहीं होती है, तो आपातकालीन स्थिति में हमने DRDO को भी निवेदन किया है कि कोई एक टेम्परेरी हॉस्पिटल 500 बेड से लेके 1000 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था हम पानीपत में करने जा रहे हैं। यदि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ी तो हम उस अस्पताल का भी उपयोग हम करेंगे। तो उसी में दूसरा जो निर्णय हमने किया है कि माइल्ड से मॉडरेट जो भी मरीज़ हैं, जो प्रभावित कोविड के ऐसे पेशेंट्स हैं, उनसे निवेदन किया कि होम आइसोलेशन, इसी में एक प्रकार से उनकी व्यवस्था अगर रहेगी तो अन्य नेसेसरी जो बर्डन है अस्पतालों के ऊपर वो नहीं बढ़ेगा। घरों में भी वो ठीक हो सकते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट, जो सामान्य यानी स्तर की जो कोविड है जिनको, उनको घरों के अंदर रखेंगे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स बनाए हैं। 526 कोविड सेंटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जहां 45,000 बेड्स की व्यवस्था है। और जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, केवल कोविड का ही इलाज करेंगे, तो ऐसे भी 281 अस्पतालों को हमने डेडिकेट किया है, जहां 21,000 ये बेड्स हैं। तो ऐसे निजी अस्पतालों से भी हमने निवेदन किया है कि पहला काम वो हमारा कोविड पेशेंट्स है उनको ट्रीटमेंट का है। बहुत से अस्पतालों ने अपने OPD
ओपीडी को भी बंद कर दिया है, ताकि ओपीडी का पेशेंट फिर भी कुछ दिन उसको देरी करने से कोई बहुत कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन कोविड का जो पेशेंट है उसको प्राथमिकता से उसका उपचार करना ये बहुत ज़रूरी है। निजी अस्पतालों में कमरों की जो किराया है उसका दुरुपयोग वो ना करें, तो अलग अलग स्तर के जो निजी अस्पताल हैं उनमें 8,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये प्रतिदिन ये राशि भी उनकी तय की है, ताकि इससे ज़्यादा राशि वो न ले सकें। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग भी हमारे यहाँ लगभग 40,000 टेस्ट ये प्रतिदिन हों, ऐसी हमने व्यवस्था की है। तो इस टेस्टिंग के लिए भी 500 रुपये का रेट ये प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय किया है। अगर घर से सैंपल लेकर के आते हैं तो 600 रुपया वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करेंगे प्रतिदिन। ये हमारी टेस्टिंग की व्यवस्था और आगे बढ़े, हम अपने यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि ये 40,000 से 70,000 तक हम इसको लेकर के जाएं। अभी तक कुल 33 लाख लोगों को ये मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ, तो वैक्सीनेशन 70,000 व्यक्तियों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो, ऐसा हम एक प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक 33 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का ये टीका लग चुका है। 1800 केंद्र वैक्सीनेशन के ये हमने स्थापित किए हैं। अभी 20 अप्रैल यानी आज से अगले 4-5 दिन तक एक मेगा जो अभियान है, महाअभियान है, वो इस वैक्सीनेशन के जो टीके हैं उनका लगाया जाएगा। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष तक की आयु के भी जितने नौजवान हैं, पहले अभी तक 45 वर्ष तक के लोगों को ही वैक्सीनेशन का टीका ये लगता था, अब 18 वर्ष से ऊपर भी 1 मई के बाद ये खुलने जा रहा है। तो ऐसे सब नौजवान साथियों को भी कहूँगा कि 1 मई के बाद वो भी वैक्सीनेशन का टीका ये लगवा लें। और एक सुविधा ये होने वाली है कि बाज़ार में भी वैक्सीनेशन का टीका ये उपलब्ध हो जाएगा, ताकि बाज़ार में उपलब्ध होने के बाद जो भी कहीं टीका लेकर के कहीं लगवाना चाहता है तो जा कर के लगवा सकते हैं। अभी ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, मैं बेड्स की बात कर रहा था, तो हमारे पास 2131 ऐसे बेड्स ऑक्सीजन के उपलब्ध हैं, आईसीयू के बेड्स भी उपलब्ध हैं। अभी तक 721 कोरोना मरीज ये ऑक्सीजन बेड्स पर हैं, अर्थात अभी 1/3 अभी ऑक्सीजन के जो बेड्स हैं उनका उपयोग हो रहा है, बाकी अभी 1400 हमारे पास अस्पतालों में उपलब्ध हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर्स की बात है, 1080 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, 131 मरीज इस समय वेंटिलेटर्स पर हैं। इसलिए इन किसी भी बात से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार पैनिक की स्थिति बनती है कि एक चीज़ की कमी आती है तो फिर लगातार वो कमी का प्रचार होता है। कोई प्रचार न करे, हमें दिन रात लग करके हमारे सभी विभाग लगे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी उसकी व्यवस्था लगातार करेंगे। तो इसलिए जहां हमारे मरीज़ रोज़ाना, जैसा मैंने बताया, 7,000 अगर वो बढ़ रहे हैं तो वहीं पर लगभग 3,000 से ऊपर वो ठीक भी हो रहे हैं। कल का आंकड़ा है 3,663 लोग वो ठीक भी हुए हैं, अर्थात लगातार किसी का 10 दिन बाद, किसी का 12 दिन बाद, किसी का 14 दिन के बाद ठीक होने का क्रम भी ये लगातार जारी है। तो इसलिए मित्रों, इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे और इलाज तो सरकारी व्यवस्था से होगा, लेकिन उसका जो प्रिकॉशन है, उसका बचाव है, वो हमको खुद करना होगा। अगर आप अपना बचाव करने में सफल होंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है। हाँ, किसी कारण से कोरोना के हम पीड़ित हो गए तो उसकी इलाज के नाते से उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। हम कोई भी इसमें कमी नहीं आने देंगे। आपको आपका मनोबल बना रहे, इस नाते से ही ये मैं प्रतिदिन जो आपके सामने आकर के बातचीत करता हूँ, ये उसका जो पहलू है, इस नाते से ही मैं आपके पास आता हूँ। आज दूसरा विषय, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, वो जो करंट इशू चल रहा है, किसान की जो फसल है उसकी प्रोक्योरमेंट है। हमने 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया था। इस बार गेहूं, सरसों, चना, इसकी प्रोक्योरमेंट के साथ साथ जो रबी की फसल है उसमें जौ भी हमने जोड़ा है। यद्यपि चना, सरसों और जौ ये एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं, हमारी मंडियां व्यवस्था करने के बाद भी हमको उसमें कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक गेहूं का विषय है, गेहूं भी इस समय तक हमारा 60 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं की आवक हो चुकी है, और जिसमें से 53 लाख मीट्रिक टन की हमने खरीद कर ली है, और मैं समझता हूं 25 लाख के लगभग इसका उठान भी हो चुका है। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई ये नहीं आ रही है। मंडियों के अंदर कुछ दिनों में आवक थोड़ा ज़्यादा हुई थी, ग्लटिंग हुई थी। हमने 2 दिन के लिए निवेदन किया था
कि थोड़ा रोक करके अगर लाएंगे तो फिर मंडियों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आज की स्थिति में मंडियों की स्थिति एकदम सही है, कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है। मंडी में जब गेहूं आता है तो गेहूं आने के बाद उसकी जो व्यवस्था है, वहाँ आवक के बाद उसकी सफाई होती है, सफाई में तुलाई, तुलाई के बाद भराई, भराई के बाद जे फॉर्म कटता, आई फॉर्म कटता, उसका उठान होता है, गेट पास कटता है। गेट पास कटते ही उसका जो टाइम है वो हम शुरू कर देते हैं कि गेट पास के दिन के छोड़कर अगले 3 दिनों के बाद अगर पेमेंट नहीं होती है तो उसको देरी माना जाता है, और देरी अगर होती है तो उसकी जो पेमेंट आती है साथ में उसका ब्याज भी उसको मिलेगा। ऐसी हमने व्यवस्था का प्रबंध किया है। अभी तक किसानों को सीधी पेमेंट इस बार चूंकि पहली बार कर रहे हैं तो 2300 और 36 करोड़ रुपए की पेमेंट ये सब किसान को सीधी जा चुकी है, उनके खातों में चली गई है। और आज ही हमने हिसाब लगवाया कि इसमें से देरी कितनी हुई है। केवल एक किसान ऐसा है जिसकी 10 दिन की देरी हुई, 3 किसान ऐसे हैं जिसकी 9 दिन की देरी हुई है, और बड़ी मात्रा में जो किसान ऐसे हैं जिनका 1 दिन की देरी हुई है। तो इस प्रकार से इस देरी के कारण से होने वाला जो इंटरेस्ट की अमाउंट है 10,769 लोगों को ये जो ब्याज है ये भेजा जा चुका है। 7,80,000 रुपये ये पेमेंट ब्याज के खाते में ही उनको भेजी गई है, और ये पहली बार होगा कि उनको सीधा ब्याज जो है वो किसानों को ये मिलेगा। हमने इस बार मंडियों की व्यवस्था भी पर्याप्त की है। 396 मंडियाँ जो हमारी रेगुलर मंडियाँ हैं वो प्रोक्योरमेंट जैसे पहले काम करती थी इस बार कर रही हैं। साथ में 77 खरीद केंद्र ये भी बनाए गए हैं, क्योंकि जहाँ कहीं ग्लटिंग हुई, भीड़ ज़्यादा हुई, तो वहाँ पर पास के जो खरीद केंद्र हैं उसमें वही सारी व्यवस्थाएं करके और ये सब हमने किया है। मित्रों, इस बार जो देखा है हमने कि जो हमारी पहले की व्यवस्था है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, लगातार हर साल उसमें सुधार होते जा रहे हैं। 3 वर्ष से मेरी फसल मेरा ब्यौरा इस स्कीम के अंतर्गत हम किसानों को कहते हैं कि हर वर्ष अपनी बोई हुई फसल उसका पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के कई हेतु हैं। कुल मिलाकर हरियाणा की पूरी भूमि उसकी हमें जानकारी मिलती है कि कितनी पर बिजाई हुई है, कितनी खाली रही है, खाली किन कारणों से रही है, और जो बिजाई हुई है बिजाई के बाद उस फसल का उसकी बिक्री ठीक हो जाए, किसी की बिक्री में कठिनाई ना आए, उसमें हम योजना ठीक से बना सकते हैं ताकि अगली बार बिजाई में किसी चीज़ को कम कराना है, ज़्यादा कराना है, आखिर तो प्लानिंग के आधार पर बिजाई होगी, किसान का ज़्यादा लाभ होगा। कभी कभी उद्देश्य दूसरे भी रहते हैं, जैसा पानी बचाने का उद्देश्य है। हमने कहा कि अगर धान की बिजाई कम करके विविधीकरण से दूसरी फसलों पर आएंगे तो हम उसमें इंसेंटिव भी देंगे। हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ धान छोड़कर दूसरी फसल बोने वाले को पिछले वर्ष दिया है। 96,000 एकड़ में धान छोड़ा गया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इस बार भी हम विचार करते हैं कि इस 96,000 को हम आह्वान करेंगे कि 2 लाख एकड़ जमीन इस पर धान कम करके चाहे कपास बिजाई की जाए और चाहे मक्का बिजाई की जाए अथवा अन्य फसलें जो इस समय की फसलें होंगी खरीफ की, उनकी बिजाई करेंगे ताकि हमारी पानी की ये बचत होगी, और धान के बजाय दूसरी ऐसी फसलें जो कैश क्रॉप्स हैं जिसमें किसान की आमदन ज़्यादा हो सकती है उस पर यदि जाएंगे तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार किसान के पंजीकरण करने के बाद वो किसान जो अपनी फसल को बेचने के लिए आता है, अभी तक क्या होता था कि जो भूमि मालिक है, चाहे मुआवजे का पैसा हो चाहे फसल की बिक्री का पैसा हो, अगर मिलता था तो उसी को मिलता था। लेकिन हमने प्रावधान किया है कि नहीं, मालिक के अलावा जो खेतीहर है, जो किसान है, जो काश्तकार है, जो रजिस्टर करेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद जो मंडी में अनाज लेके आएगा ये पैसा उसी को मिलेगा। ये प्रावधान पहले नहीं होता था, ये हमने आने के बाद किया है और इससे बहुत बड़ा संतोष ये सब हुआ है। और हमने मंडियों में रजिस्ट्रेशन के समय एक बात और की है, परिवार पहचान पत्र इसको भी जोड़ा है ताकि उस किसान की परिवार की सारी जानकारियां वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उस किसान को कितना उसमें लाभ होता है, पिछले वर्षों में वो क्या कर रहा था, आगे उत्तरोत्तर कैसे वो बढ़ रहा है, तो उसका एक डाटा भी हम मेंटेन करना चाहते हैं जिसका उसको एक लाभ होने वाला है। तो मित्रों, हम किसानों के भले के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2022 किसान की आय डबल करना चाहते हैं। अब ये ठीक है कि बीच में ये जो 1 वर्ष और अब दूसरा वर्ष भी कोरोना का एक जो प्रकोप है इसके कारण से हो सकता है कुछ योजनाएं हमारी उस गति से आगे न बढ़ पाएँ, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हर काम से ऐसा सिस्टम बनाया जाए
कि किसानों को हम उसकी आय जो है वो डबल करा सकें। ये ठीक है कि कुछ बातों का भ्रम कुछ बंधुओं में ऐसा फैला दिया जाता है, लेकिन उस भ्रम को दूर करने के लिए भी जैसे जैसे व्यवस्थाएं आगे बनेंगी, किसान को अपने आप समझ में आएगा कि हमारे हित में क्या है और हमारे अहित में क्या है। तो किसान के हित में जो हो उसको किसान स्वीकार करता जाए, और किसान के हित में कोई चीज़ नहीं है तो उसको स्वीकार करने की भी आवश्यकता नहीं है। किसान के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाल करके कोई चीज़ बनवाने का कोई इरादा न केंद्र सरकार का है, न हमारा हरियाणा सरकार का है। इसलिए इस बात से बिल्कुल आश्वस्त रहें, ये मैं उनको एक प्रकार से और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। किसानों के हित के लिए एक नई योजना बना रहे हैं, किसान मित्र योजना। और इस किसान मित्र योजना में हम कुछ वॉलंटियर्स को रजिस्ट्रेशन उनका कराएंगे, ताकि कुछ ऐसे किसान अपने आसपास के छोटे किसान जिनकी छोटी जोत है, ऐसे किसानों को कैसे लाभ हो उनके साथ जोड़ करके उनको समझा सकें। तो ऐसे किसान मित्र योजना बहुत जल्दी शुरू होगी। उससे पहले कुछ किसानों को वॉलंटियर इस नाते से हम कहेंगे वो पंजीकरण कराएंगे, ताकि अपने आसपास के किसानों का वो भला करने के लिए उनका जो आर्थिक मैनेजमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, कौन सी फसल की बुआई करनी है, किसमें ज़्यादा लाभ होता है, या समय समय पर आकस्मिक किसी भी परामर्श की आवश्यकता होती है तो वो सब लोग उसमें दे सकें। एक अंतिम विषय में ये भी कहना चाहूँगा कि हमने एक और योजना ली है गरीबी उन्मूलन की, और जिसके अंदर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। उस योजना में जो भी परिवार न्यूनतम आय वाले हमको 1 लाख मिलेंगे, तो ऐसे 1 लाख परिवारों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए सब विभागों से मिलकर के योजना बना ली गई है। विभिन्न प्रकार के काम उनको बता दिए गए हैं, और उसका प्रारंभ जैसा परिवार पहचान पत्र का विषय मैंने बताया था, उस परिवार पहचान पत्र में पूरा उनका जो डाटा होगा, परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, उनकी उम्र कितनी है, उनकी शिक्षा क्या क्या हुई है, व्यवसाय क्या करते हैं, आय क्या है, और फिर इस सब का वेरिफिकेशन सेल्फ डिक्लेयर्ड जो किसान ने अपने आप भरवाई है उसके वेरिफिकेशन करने की सिस्टम भी हमने बनाया है। लोकल कमेटीज़ का गठन किया है, जिसके अंदर 2 सरकारी आदमी होंगे, 3 पब्लिक के आदमी होंगे। तो ऐसे 5 लोग मिल करके उसके बताए हुए डाटा को वो वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद फिर उसमें जो 1 लाख परिवार निकलेगा उनकी सहायता करने के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक वेरिफिकेशन करने के लिए 4.5 लाख परिवारों को हमने क्षेत्र में ये जो लोकल कमेटीज़ हैं उनको ये डाटा भेज दिया है। वेरिफिकेशन चल रही है, और उस वेरिफिकेशन के बाद 15,000 परिवार वापस एक प्रकार से डाटा उनका पहुंच चुका है। उन 15,000 परिवारों को संपर्क करके क्या वो काम कर सकते हैं, कोई अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं छोटी नौकरी कर सकते हैं, कोई मजदूरी कर सकते हैं, कोई पशु बांध करके उसके दूध के बाद उसका जो आर्थिक उपार्जन जो उन्होंने करना है वो कर सकते हैं, छोटा लघु उद्योग कर सकते हैं। कोई परिवार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही लाचार परिवार हो, शायद कुछ भी ना कर सके। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी आप सीएम को सुन रहे थे, हरियाणा की बात कार्यक्रम में बोले सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी गठित की। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। देखिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण इस समय तेजी से फैल रहा है और जनता में भी एक विश्वास बना रहे कोरोना संक्रमण से हम बच सकते हैं, इसे लेकर अस्पतालों में संसाधनों की कमी नहीं है, लॉकडाउन जैसी अभी कोई स्थिति नहीं है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये शंका है, ये आशंका है कि लॉकडाउन लगेगा, और अगर लगेगा तो कितने समय के लिए लगेगा। इन तमाम जो उनकी शंकाएं हैं उन पर ये कहा है कि अभी लॉकडाउन नहीं होगा, बाजार में भी वैक्सीनेशन का टीका जल्द उपलब्ध होगा। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा, इसके अलावा ये भी कहा कि मजदूर भाई पलायन ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डर है वो अभी मजदूरों में आमदनी का देखा जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।